ओके मेरे प्यारे बच्चों, सभी को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय जिनेन्द्र, अस्सलाम वालेकुम, प्रेज द लॉर्ड। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ ऑडिट, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। इसका नाम था नेचर, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। आपको चैप्टर का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने के लिए बहुत कुछ है, राइट। हर क्लास की तरह इस क्लास पे भी सबसे पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में जो जो किया था गाइस, वो रिवाइज करेंगे एंड उसके बाद आगे बढ़ेंगे, राइट एवरीवन। चलो तो जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। सब साथ साथ बोलते चलना, आराम से, धीरे बोलना, बस बोलते चलना, राइट। और जिन जिनको बोलने बोला है वही साथ में बोलेंगे, बाकी पीछे बोलेंगे, उनके माइक्स बंद रहेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा सर कि हम ऑडिट क्यों करवाते हैं। हमने देखा सर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारे यूजर्स हैं। कितने यूजर्स अगर आपको याद होगा तो 2 घर वाले, 4 बाहर वाले। हर एक को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेना देना है, बट उन्हें सबको प्रॉब्लम यह है कि भाई उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा करना है या नहीं। एंड दैट इज द रीजन दुनिया में जन्म किसका हुआ? हमारे बाहुबली, हमारे सुपरमैन ऑडिटर का। इज इट क्लियर? जो बोलता है किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करूंगा, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करूंगा और ओपिनियन दूंगा क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं, वेदर इट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। परफेक्ट एवरीवन। इससे हम लोग मूव किया, हम लोगों ने देखा डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। याद है क्या सर? ऑडिट एग्जामिनेशन तो है, बट कौन सी एग्जामिनेशन है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। से इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? अनबायस्ड, ठीक है। सो ऑडिट इज ए इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। सर ऑडिट कौन सी एंटिटी का होता है? ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, और इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। मेरे साथ में, राइट। साइज और लीगल फॉर्म। When such an examination is conducted with a view to express your opinion on financial statement, whether it shows true and fair view or not. Is it clear? Sir, ये भी हमने देखा। एंड इससे हम लोग मूव किए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। सर ऑब्जेक्टिव पे डील करता है ऐसे, जे बात ऐसे तो बात करता है सर 2 ऑब्जेक्टिव के बारे में। नंबर 1 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 सेकेंड ऑब्जेक्टिव। मेरे साथ में फ्लो में, राइट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सर, ठीक है। हमें यहां पे क्या ऑब्टेन करना है? रीजनेबल अश्योरेंस। सर अश्योरेंस का मतलब होता है डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन। परफेक्ट एवरीवन, ठीक है। अश्योरेंस का मतलब होता है डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन। वैसे तो अश्योरेंस 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 एब्सोल्यूट अश्योरेंस, एब्सोल्यूट मतलब 100% अश्योरेंस। नंबर 2 रीजनेबल अश्योरेंस, एंड नंबर 3 नो अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? हाई बट नॉट 100%। सर आप ऑडिट में पटक लो, जितनी मेहनत करना है कर लो, आपको कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं मिलता। बाय मैक्स क्या मिल सकता है? रीजनेबल अश्योरेंस। दिस इज बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। 1 नंबर, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट, कल की क्लास में आने वाला है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, राइट गाइस। तो हमें रीजनेबल अश्योरेंस लेना है और उसके बेसिस पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। कितनी चीजों को लेके? 3 चीजों को लेके। नंबर 1 वेदर इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। नंबर 2 वेदर इट इज एज पर AFRF एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यानी आपके एंटिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है, वो फ्रेमवर्क जो आप पे एप्लीकेबल है, क्या आप उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं। एंड वेदर इट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। साथ साथ एक छोटा सा भी हिडन पॉइंट भी था, याद है क्या आपको? जय बात, कम्युनिकेट एज पर ऐसे। 1 नंबर। हम क्लास के स्टार्टिंग में हमेशा रिवीजन करेंगे ऐसे, राइट। नंबर 2 इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। सर फ्रॉड एंड एरर को ही बोलते हैं मिला के क्या? मिस स्टेटमेंट्स। यार अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं करेगा उसके, अगर उसके अंदर क्या है? मिस स्टेटमेंट्स है, यानी फ्रॉड एंड एरर है। इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज
fraud, and unintentional misstatement is called as error. Okay, तो प्रिवेंशन तो बोलने की बात है, हम प्रिवेंट तो नहीं करते, हाँ भाई हम डिटेक्ट करते हैं, और ये हमारी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। और जहां तक बात चली ही है ओपिनियन की, सर ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है थ्रू ऑडिट रिपोर्ट। सर ऑडिट रिपोर्ट दो टाइप की बोल सकते हो, चार टाइप की बोल सकते हो। नॉर्मली ऑडिट रिपोर्ट दो टाइप की होती है। नंबर वन, फिर गलती कर रहे हो, अनक्वालिफाइड नहीं अनमॉडिफाइड। जनरली अनमॉडिफाइड इज द राइट वर्ड टू बी यूज्ड, राइट? अनमॉडिफाइड। एंड नंबर टू इज मॉडिफाइड। ओके, अनमॉडिफाइड को ही बोलते हैं क्लीन रिपोर्ट, और इस पे डील करता है ऐसे 700, ठीक है। और रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहे हो, यानी या तो आप क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहे हो, या तो आप एडवर्स रिपोर्ट दे रहे हो, या आप दे रहे हो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। सर ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के पहले ही कैटरीना आई, कैटरीना, अरे कैटरीना, कैटरीना तूफान का नाम है, कैटरीना नारायण को, ठीक है। कैटरीना आई जो, ठीक है, सब कुछ उड़ा के लेके चले गई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी उड़ा के लेके गई, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक नहीं कर पाया, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ओके सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू, एडवर्स ओपिनियन, क्वालिफाइड नहीं है, एडवर्स ओपिनियन है। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट कुछ मैटर्स, क्वालिफाइड है। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू, क्लीन रिपोर्ट, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है क्लीन रिपोर्ट। सर मॉडिफाइड रिपोर्ट पर डील करता है ऐसे 705। अभी तक एकदम बढ़िया चल रहा है, सब एकदम जबरदस्त चल रहा है। ओके गाइस, परफेक्ट। यहां तक हमने सब देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, परफेक्टोस। आगे बढ़े, थोड़ा और अंदर घुसे अभी, चलो। तो ये पॉइंट हो चुका था। हाँ, ऑडिट आया फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडायर, ऑडायर मीन्स टू हियर, ठीक है। परफेक्ट बच्चों, तो अभी तक कल जितने भी हमने बेसिक्स देखे थे, ठीक है, देखने में लग रहा है कि 1.5 घंटे की क्लास थी, लेकिन 5 मिनट में पूरा रिवाइज हो गया, राइट एवरीवन? ठीक है, यही हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे, हर दिन क्लास के एंड में भी रिवाइज करेंगे जो भी क्लास में हुआ, और नेक्स्ट डे भी क्लास के स्टार्ट रिवीजन से ही करेंगे आप लोग। ओके एवरीवन, चलो। तो यहां तक अपना हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, परफेक्ट गाइस। अगर आपको याद होगा, कहीं ना कहीं कल हमने देखा था कि ऑडिट करने से क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है। वी गिव कॉन्फिडेंस टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है नहीं है, जो भी है, हम कहीं ना कहीं उन्हें क्या देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, राइट? इसी को मॉड्यूल ने या आईसीएन ने थोड़ा सा आगे बढ़ाया और बोला कि कहीं ना कहीं द पर्सन कंडक्टिंग ऑडिट, दिख रहा है आप लोग को, द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क शुड एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलेड एनीवन। यानी हम ओपिनियन तो दे रहे हैं, बट हमने ये भी एंश्योर करना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलेड ना करे। सबको समझते हैं मिसलेड मतलब क्या होता है? गुमराह ना करे, गुमराह। ओके, ठीक है। सो इसमें जो की पॉइंट है जिसपे क्वेश्चन आएगा वो रहेगा मिसलेड। अगर क्वेश्चन नहीं समझ रहा लेकिन मिसलेड दिख गया, समझ जाना ये क्वेश्चन यही है। मिसलेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सर सबसे बेसिक चीज क्या है कि हमारा ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों ने इंश्योर करना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलेड ना करे। और अगर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की ही बात हुई है गाइस, तो अकाउंट्स इंग्लिश के बेसिक पे चलते हैं। इंग्लिश में वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग इज वॉवेल्स। अभी आ रही है? एक सेकंड, नहीं वॉल्यूम, कहीं ना कहीं हम लोगों को इंश्योर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलाइड ना करे। ये सबसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी। हेलो गाइस, और ठीक है, बेसिक की ही बात चल रही है तो इंग्लिश के भी बेसिक्स होते हैं। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। ठीक है, चलो तो मेरे साथ में सब लोग आराम से। ठीक है, क्या क्या चीजें चेक करना है? देखो ऑब्वियसली हमको इंश्योर करना है कि मिसलेड ना करे,
ये हम सेटिस्फाई हो गए जब हम ये कुछ बेसिक चीजें चेक करेंगे, राइट? ये सारी बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले अकाउंट्स, जो जो चीजों को मैं अंडरलाइन करा दोस्तों विल बी कीवर्ड्स, ठीक है? So we have to ensure that accounts has been drawn up with reference to entries in books of accounts. In short, जो अकाउंट्स बने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से बने हैं, राइट? उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है। जस्ट फॉर योर नॉलेज, मैं आगे ये वर्ड आपको लिखवाऊंगा अभी, ठीक है? अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मैनिपुलेशन करें तो उसे बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं? और क्या प्यारा बनाने वाले ने भी क्या नाम बनाया ना, विंडो ड्रेसिंग, ठीक है? पॉइंट समझो कैसे। सी, बाहर वालों के लिए आपके घर के अंदर झांकने का जो जरिया है वो है विंडो। बाहर वाली दुनिया के लिए आपके घर में झांकने का जो जरिया है वो है विंडो। आप विंडो को ड्रेसिंग कर रहे हो, मतलब विंडो को मैनिपुलेट कर रहे हो। मतलब ये ऐसा होगा कि विंडो से देखने में सामने लग रहा है, दूर से एक हॉल दिख रहा है, जैसे महंगी महंगी पेंटिंग्स दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। हेलो, उन्हें ये नहीं पता कि थोड़ा सा बाजू में वाले रूम में जाओगे तो वहां पे सारा कबाड़ा खाना पड़ा हुआ है। हेलो, ठीक है? इन शॉर्ट, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हो कि बाहर वालों को दिखने में सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, राइट? ठीक है, जबकि अंदर हालत एकदम पस्त है। उसे बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। सो एज अ ऑडिटर हमें इंश्योर करना पड़ता है कि जो अकाउंट्स ड्रॉन है, ठीक है? कीवर्ड्स देखो, अकाउंट्स हो गया, ड्रॉन हो गया, ठीक है? दिस इज, ठीक है, एज पर एंट्रीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? सेकेंड ए जो है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहां पे एएस कंप्लाई होना चाहिए। देखो गाइस, अब सेंटेंस बहुत सारे देखना, मैं आपको बेसिक से स्टार्टिंग से समझा रहा हूं। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब एंड डिस्क्लोज इन कंफर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब मैंने आपको कीवर्ड क्या बता दिया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आप अपने आंसर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, ये भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो मैं आपको ऑनलाइन ही इसलिए करवा रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट। बाकी आप सेंटेंस को अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, राइट गाइस? ठीक है, तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा एएस कंप्लाई हो रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट? हमें इंश्योर करना पड़ेगा जो भी एंट्रीज है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे आर सपोर्टेड बाय एविडेंसेस। देखा कीवर्ड हाइलाइटेड, जो भी एंट्रीज है बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे दे आर सपोर्टेड बाय एविडेंसेस, ठीक है? इन्हीं एविडेंसेस को हम लोग बोलते हैं सपोर्टिव डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं? ठीक है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं गाइस जिसके बेसिस पे एंट्री होती है। जैसे अगर आपको परचेस चेक करना है तो परचेस की एंट्री किससे होगी? परचेस बिल से हुई होगी, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन के डॉक्यूमेंट से हुई होंगी, परचेस बिल से हुई होंगी, सेल की सेल बिल से हुई होंगी, सैलरीज वगैरह आप पे कर रहे होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, बैंक स्टेटमेंट्स आप वेरीफाई कर सकते हो। ये सारे एविडेंसेस है जिससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ भाई, ठीक है, जेन्युइन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से एंटर हुआ, राइट गाइस? तो ई से है एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंसेस, ठीक है? और एविडेंसेस की बात भी अगर निकली है, ठीक है, एविडेंस की बात निकली है, तो मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, दैट इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, राइट? और एक बेसिक को चलते हैं अपन, चलो। तो आज एक नया वर्ड आपको सिखा रहा हूं मैं सभी लोगों को, इसका नाम है ऑडिट एविडेंस। इसका नाम क्या है? ऑडिट एविडेंस। यस दरीबा, नहीं दरीबा, जब लिखना रहेगा मैं खुद ही बता दूंगा आपको, अभी रुक जाओ। इसको बोलते हैं ऑडिट एविडेंस, राइट? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट एविडेंस? देखो गाइस, इसके लिए कीवर्ड है इंफॉर्मेशन। इसके लिए कीवर्ड क्या है? इंफॉर्मेशन। अभी लिखना नहीं है, जब लिखना रहेगा मैं खुद ही बता दूंगा, राइट? इसके लिए कीवर्ड है इंफॉर्मेशन। सी, ऑडिट में मैं जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं वो मेरे लिए क्या है? ऑडिट एविडेंस, ठीक है? जैसे आपने सुना होगा क्राइम एविडेंस, सबने बचपन से सीआईडी देखा है। एज ऑलवेज कहीं तो भी खून होता है या कुछ तो भी गलत होता है। एज ऑलवेज सीआईडी की टीम खून होने के बाद आती है। एज ऑलवेज गेट बंद रहता है, दया दरवाजा तोड़ता है। इज इट क्लियर? नाउ सीआईडी के टीम के लिए हर एक फिंगरप्रिंट्स के निशान, हर एक खून का धब्बा,
ठीक है, हर एक लोगों से पूछताछ की हुई इंक्वायरी कहीं ना कहीं क्राइम एविडेंस है, जिसके बेसिस पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्राइम किसने किया है। सेम वेस हम ऑडिट में जो भी प्रोसीजर करते हैं, नया वर्ड बताया आपको मैंने, क्या बताया? प्रोसीजर। सेम वेस हम ऑडिट में जो भी प्रोसीजर करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उससे हमें एविडेंस मिलता है कि भाई वो जो एंट्री है वो सही है या नहीं है। इज इट क्लियर? तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है ऑडिट में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिट एविडेंस। ठीक है, बहुत सारे टाइप के ऑडिट एविडेंस होते हैं। जैसे हम पूछताछ कर रहे हैं तो है ओरल ऑडिट एविडेंस। अगर हम डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, ये रिटन एविडेंसेस। हम जाके फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया विजुअल एविडेंसेस। फिर ठीक है, एंटिटी के अंदर जनरेट हुआ तो इंटरनल एविडेंसेस, एंटिटी के बाहर जनरेट हुआ तो एक्सटर्नल एविडेंसेस। इन सब पे आपका एक टॉपिक है, एक पूरा चैप्टर ही है और एक पूरा स्टैंडर्ड है ऐसे 500, ऐसे 500। इज इट क्लियर? तो इन शॉर्ट हमें ऑडिट में क्या कलेक्ट करना पड़ता है? ऑडिट एविडेंसेस। तो अगर मैं थोड़ा सा और बेसिक पे जाऊं आप लोगों के लिए, और ये बेसिक ही है, सी है, नॉलेज के लिए अभी, राइट? ठीक है, तो हमने जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखा है उसको मैं थोड़ा और पीछे लेके जाता हूं, राइट एवरीवन? सबसे पहले ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर्स। ये साथ साथ लिखना है आपको। चेकिंग हो गया इसमें, पूछताछ हो गई इसमें, सब आ गया इसमें। प्रोसीजर के बहुत सारे टाइप है। इसका एक जबरदस्त निमोनिक भी है। निमोनिक है ओरे आईसीएआई। इसका निमोनिक है ओरे आईसीएआई। बस शिवानी 1 मिनट। ओके, तो जब हम परफॉर्म करेंगे ऑडिट प्रोसीजर, यानी चेकिंग करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, पूछताछ करेंगे, ये सब ऑडिट प्रोसीजर, राइट? ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ओरे आईसीएआई लिखा रहा हूं, आगे आपको क्लिक हो जाएगा जब आप वापस आओगे, कभी पहले देखोगे। ठीक है, इसके बेसिस पे हमें क्या मिलेगा? देखो, जब मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा तभी तो मुझे क्या मिलेगा? एविडेंसेस। इसके बेसिस पे हम ऑब्टेन करेंगे ऑडिट एविडेंस। बस शिवानी 2 मिनट्स। सर ऑडिट एविडेंस क्या है? इसके लिए कीवर्ड क्या है? इट्स अ इंफॉर्मेशन। ऑडिटर जो भी इंफॉर्मेशन लेता है ऑडिट पे, वो उसके लिए ऑडिट एविडेंस। डन? गाइस याद रखना, रीजनेबल अश्योरेंस लेने के लिए वी शुड ऑब्टेन, नया वर्ड सिखा रहा हूं आपको, 2, ये बहुत बार आएगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बहुत ना, पहले 2 दिन बहुत सारे बेसिक्स आएंगे। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो भैया ऑडिट एविडेंस तो कलेक्ट करना है, बट उतने ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना है जो क्वांटिटी वाइज सफिशिएंट हो और क्वालिटी वाइज अप्रोप्रिएट हो। सबका एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं आपको। क्या बोला? क्वांटिटी वाइज सफिशिएंट हो और क्वालिटी वाइज अप्रोप्रिएट हो। यानी सफिशिएंट जो वर्ड है वो क्वांटिटी के साथ में एसोसिएटेड है और अप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो क्वालिटी के साथ में एसोसिएटेड है। ओके, ठीक है। अब बोलो सर ये क्या क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं रहा है। देखो आराम से, मुझे एविडेंसेस कलेक्ट करना है। हेलो गाइस, मैं मैनेजमेंट से भी पूछ सकता हूं कि ये भी एक एविडेंस हुआ मेरे लिए। डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर सकता हूं, क्या भी ये भी एविडेंस हुआ मेरे लिए। सप्लायर्स से भी डायरेक्टली पूछ सकता हूं कि भाई तूने इतने का माल सप्लाई किया था कि नहीं किया था। इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल एविडेंस। क्या बोलते हैं? मोर स्पेसिफिकली एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जहां बाहर वाले पार्टी से पूछ रहे हैं हम लोग, ये भी एविडेंस हुआ, राइट। ट्रांसपोर्टर से पूछ रहे, ये भी एविडेंस हुआ। देखो 4 तरीकों से मैंने एक ही ट्रांजैक्शन को चेक किया, यस और नो। तो अब क्या ये चारों बार करने की जरूरत थी? ये डिपेंड करता है हमारी जजमेंट पे, इस पे कोई लॉ नहीं है। बट हमारे हिसाब से कितने जगह से कंफर्म करना विल बी क्वांटिटी वाइज सफिशिएंट, ये हम डिसाइड करेंगे, राइट गाइस। सेम अगर क्वालिटी की बात करें, अब बताओ मैं अगर मैनेजमेंट को पूछूंगा भाई सब कुछ सही है कि नहीं, वो क्या बोलेगा? कोई चोरी नहीं बोलता कि उसने चोरी की है, राइट एवरीवन, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज
क्वालिटी वाइज बात करें तो मैनेजमेंट से पूछताछ करने से कई बेटर है एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना, क्योंकि सप्लायर गलत नहीं बोलेगा, बाहर वाला आपको गलत इंफॉर्मेशन नॉर्मली नहीं देगा। अगेन कितना क्वालिटी वाइज अप्रोप्रिएट है आपको डिसाइड करना है, बट याद रखना, सब लोग मेरे साथ बोलो कि ऑडिटर हमेशा उतने एविडेंस ऑब्टेन करता है जो क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज अप्रोप्रिएट है। तो वी शुड ऑलवेज ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस विच इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। यस यस मुन्ना, इवन एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो भी मैनिपुलेटेड, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन भी मैनिपुलेट हो सकता है, बट इंटरनल से क्वालिटी वाइज जरा बेटर है, चांसेस कम है। इसीलिए हम लोग कोरोबोरेट करते हैं मतलब हर चीज को सपोर्ट करते हैं 2-3 और एविडेंसेस से, राइट एवरीवन? ठीक है, हाँ शिवानी, व्हाट इज योर डाउट? ठीक है, ये बेसिक्स में है, लेकिन आप डाल सकते हो वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है ना, ऐसा कोई हेडिंग नहीं है, मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ आपको एक्चुअली। मैं जबरदस्ती आपको कोई हेडिंग बता दूँ तो आप बेसिक्स में ही लिख सकते हो इसको, इसको कोई ऐसे हेडिंग नहीं है बनाने के लिए, राइट? तो गाइस विल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर, उसके बेसिस पे विल ऑब्टेन क्या, हेलो, सी मतलब नॉलेज वाइज, नॉलेज के लिए काम का है, कल बताया था मैंने आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, नॉलेज वाइज काम का है। तो क्या मैं इसको रेक्टिफाई करके लिख दूं अपने मुद्दे के बाद, इसके बेसिस पे विल ऑब्टेन व्हाट, सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। आज से मैं ऑडिट एविडेंस को एई लिखूंगा, राइट गाइस? और कल ही मैंने बताया था ऑडिट एविडेंस एई, राइट? अब आपने ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म कर चुका है, इसके बेसिस से आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल चुका है। अब इसके बेसिस से आपको मिलेगा क्या, रीजनेबल अश्योरेंस। इसके बेसिस पे आप क्या करोगे, ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे। तो मैंने आपको क्या किया बताया कि आपको ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा और पीछे लेके गया, कि आपने बोलने को तो बोल दिया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में कि हमें भाई रीजनेबल अश्योरेंस लेना है, लेकिन हमें अश्योरेंस कब मिलता है, व्हेन वी ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence, not just audit evidence, sufficient and appropriate audit evidence. Sufficient means quantity wise and appropriate means quality wise. आपको बता रहा हूँ, ये जो 2 सेंटेंस है ना, इस पे कम से कम 4 बार ट्रू और फॉल्स पे क्वेश्चन आ चुका है, 4 टाइम्स, इसलिए हर चीज को हम तब भाव देते हैं, राइट? और किसी को अगर हेडिंग लिखना ही है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन फिर वो गलत हो जाएगा, सिर्फ निमोनिक है, बेसिक्स बता रहा हूं मैं आपको, ओके? लिख लिया, रुकू कि आगे बढ़ू? चलो तो वापस आते हैं बेसिक की ओर। अब देखो, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड बी सपोर्टेड बाय, दिख रहा है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस। तो जल्दी से यहीं पे लिख दो, सफिशिएंट मतलब क्या होता है और अप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है, क्वालिटी वाइज। 1 नंबर। तो सर हम इंश्योर कैसे करेंगे इन सब चीजों को चेक करके कि भाई क्या अकाउंट्स ड्रॉ हुआ है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट? नंबर 2, क्या एएस कंप्लाई किया है कि नहीं किया है, जितनी भी एंट्रीज है क्या वो सपोर्टेड है बाय एविडेंसेस, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, आई से जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है क्या वो ट्रू एंड फेयर भी शो करता है या नहीं, ठीक है? देयर शुड बी ओ से नो ओमिशन। ओमिशन मतलब क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, राइट? और जितनी भी इंफॉर्मेशन, इसमें ये इंफॉर्मेशन को भी अंडरलाइन कर देना, इट शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगस। सारी इंफॉर्मेशन जो दी है वो क्लियर है, ऐसा नहीं घुमा फिरा के ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। ओके एवरीवन, देखो क्वेश्चन कैसा आता है, चेक कर लो, क्वेश्चन भी पढ़ो, सब चीज को एनालाइज करना अपने को। एक्सप्लेन स्टेटिंग क्लियरली हाउ द पर्सन कंडक्टिंग और टास्क शुड टेक केयर टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलेड एनीवन। दिख रहा है क्या? इसलिए आपको कीवर्ड क्या ढूंढने बोला था, मिसलेड। मिसलेड दिख गया, आपने समझ जाएगा भाई ये क्वेश्चन है, राइट एवरीवन?
तो वो कैसे इंश्योर करेगा कि भाई वो मिसलेड नहीं कर रहा है? वो इंश्योर करेगा बाय सेटिस्फाइंग। निमोनिक क्या था? ए दो थे, ठीक है। एक बार जल्दी से पहले रिवाइज कर रहे हैं। पहले ऐसे क्या था? अकाउंट्स। मेरे साथ में, अकाउंट्स आर ड्रॉन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरे ए से क्या था? एएस कंप्लाई किया हुआ है। ई से जो एंट्रीज है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स सपोर्टेड बाय एविडेंस, ठीक है। आई से जो भी इंफॉर्मेशन दी है क्या वो ट्रू एंड फेयर शो कर रही है। ओ से कोई ओमिशन नहीं होनी चाहिए। एंड यू से इंफॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए, एम्बिगस नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई अगर अकाउंट्स ड्रॉन हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट से, एएस कंप्लाई किया हुआ है, एंट्रीज सपोर्टेड बाय एविडेंसेस है, सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, कोई ओमिशन नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, मतलब हम बोल रहे हैं कि फाइनेंस स्टेटमेंट किसी को मिसलेड नहीं कर रहा है। ओके, समझ गया? सिंपल क्वेश्चन था एकदम। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को थ्योरी क्वेश्चन लिख दो और बी लिख देना। आज थोड़ा सा ऐसे बेसिक चीजें बहुत है। आगे बढ़े गाइस। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। व्हाट आर एडवांटेज ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो ऑडिट करने की क्या क्या एडवांटेज है, राइट? ठीक है, बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात है एडवांटेज ऑफ सजेशन बाय ऑडिटर। मैं निमोनिक की बात पे जाऊंगा, पहले एडवांटेज ऑफ सजेशन बाय ऑडिटर। भाई भले ही तुम पे ऑडिट कंपलसरी ना हो, ऐसी कई एंटिटीज होती है जिसपे ऑडिट कंपलसरी नहीं होता। हेलो गाइस, बट अगर तुम ऑडिट करवा रहे हो, ठीक है, तो ऑडिटर को बहुत नॉलेज होता है कि आपका सिस्टम कैसा है, अकाउंट्स में आप क्या क्या बेटर वे से अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, एम्प्लॉयज पे चेक कैसे लगा सकते हो, राइट? तो इन सबके सजेशन से आपको क्या होता है? एडवांटेज होता है, राइट गाइस? नंबर 2, बी से बुक्स आपके हमेशा अप टू डेट रहती है, ठीक है। ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, जो भी गलतियां ठीक होते जा रही है, ठीक है। नंबर 3, बैंक्स या लेंडर्स, ठीक है, को क्रेडिट डिसीजन या अनलाइन करना, क्रेडिट डिसीजन करने में हेल्प मिलता है। आप ही क्रेडिट वर्जन सजेस्ट करना है कि भाई इसको उधारी देना है या नहीं, ठीक है। सी से नेक्स्ट है क्या? मॉरल चेक। देखो, एम्प्लॉय मॉरल चेक मतलब क्या है? एम्प्लॉय फ्रॉड करने से डरेगा कि भाई अगर हमने फ्रॉड कर लिया तो ऑडिटर आके पकड़ लेगा। इज इट क्लियर? जब दूर गांव कोई एम्प्लॉय फ्रॉड करने जाता है, हेलो, तो उसके दोस्त बोलते हैं फ्रॉड मत कर, ऑडिटर आ जाएगा। हेलो, इज इट क्लियर? ठीक है, तो कहीं ना कहीं उससे मॉरल चेक रहता है कि भाई ऑडिट हो रहा है, मेरी गलती पकड़ी जा सकती है। ओके, आगे बढ़ू। नेक्स्ट पॉइंट है सी। ये सी को ना सी स्क्वायर कर देना। ये सी पॉइंट मैंने मॉडल के हिसाब से और एक ऐड किया है, जो हम पहले बात कर चुके हैं। इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू यूजर्स दैट इंफॉर्मेशन ऑन विच दे आर रिलाइंग इज क्वालिटेटिव एंड रिलायबल। सो कॉन्फिडेंस, इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव एंड रिलायबल। जो इंफॉर्मेशन पे वो रिलाय कर रहे हैं भाई, वो क्वालिटेटिव है, वो रिलायबल है, वो करेक्ट है। ये भी लिख सकते हैं अपने मन से। और इट हेल्प्स यू इन मेकिंग डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे जो आप डिसीजन लेंगे वो भी तो सही रहेगा, ठीक है। इट हेल्प्स यू इन सॉल्विंग डिस्प्यूट इन केस ऑफ आर्बिट्रेशन। वैसे आर्बिट्रेशन का एकदम स्पेसिफिक मीनिंग है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, बट यहां पर जनरली यूज हुआ है कि जब भी कोर्ट के केसेस होते हैं तो कोर्ट जैसा क्या करते हैं, कई बार आपसे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं, राइट गाइस? तो कहीं ना कहीं वो डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो डिस्प्यूट्स ऑनलाइन, आर्बिट्रेशन ऑनलाइन, कीवर्ड्स। ओके, EF, और इट हेल्प्स यू इन डिटेक्टिंग एरर्स एंड फ्रॉड। जिसे गवर्नमेंट को हेल्प करता है क्या करने के लिए? टैक्स लायबिलिटीज डिटरमाइन करने के लिए। हमने कल भी बात किया था इन सब सारी चीजों को लेके। और H नहीं है, I से है, इंश्योरेंस कंपनी को हेल्प करता है इन गेटिंग इंश्योरेंस क्लेम। प्रैक्टिकल लाइफ में ये भी बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है।
ठीक है, बहुत जबरदस्त है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या मैं दे पाऊंगा इस प्लेटफॉर्म में पता नहीं, बट ठीक है मैं दे देता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अपने को ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लग रहे। ठीक है, तो इंश्योरेंस स्कैम भी गाइस बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। ठीक है, जैसे मैंने कहीं तो भी देखा था ये चीज कि एक्स पर्सन है, ओके, इसके फैक्ट्री में आग लगी, फैक्ट्री में माल था 1 करोड़ रुपए का, जेन्युइन वाला माल। कितने का? एक इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर को हायर किया, इंश्योर से अपन ने सेटिंग किया, सेटिंग करके माल दिखाया 2 करोड़ रुपए का, उसको दे दिए 50 लाख रुपए, अपने को मिले 1.5 CR। यार ने बोलते ना कि बिजनेसमैन ने यहां पे भी फायदा निकाल दिया अपना। ठीक है, विपदा विपदा में भी उसने अवसर निकाल लिया। ओके एवरीवन, ठीक है, तो यस, आपदा को अवसर में बदल दिया, एग्जैक्टली। एवरीवन, ठीक है, तो इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए भी वो हमेशा आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाने के लिए बोलते हैं। तो निमोनिक क्या है, देखो बहुत इजी है। ए कितने हैं? 2B है तो B स्क्वायर है यहाँ पे, 2C है तो C स्क्वायर है यहाँ पे, 2D है तो D स्क्वायर है यहाँ पे, B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर। देखो कुल मिला के पॉइंट अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एग्जाम में मैक्सिमम आपको 6 से 7 पॉइंट लिखने हैं बस। तो अगर सारे निमोनिक अगर आपको याद भी नहीं होते ना, टेंशन मत लेना। और देखो डे 1 से हम रिविजन करते जाएंगे ना, हर हफ्ते टेस्ट देते जाएंगे ना, तो फ्यूचर में निमोनिक्स आपको याद रहेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है निमोनिक्स में, कई स्टूडेंट बोलते हैं सर इतने सारे निमोनिक्स कैसे याद करेंगे? बिलीव मी, ग्रेजुअली याद रहते हैं, ग्रेजुअली याद। मुझे इतने सारे निमोनिक्स है, ठीक है, लॉ में है, ऑडिट में, CMA के ऑडिट में, इंटेक के ऑडिट में, बट कहीं ना कहीं वो निमोनिक्स से पॉइंट याद रहते हैं, बस 2-3 बार रिवाइज करना पड़ता है। ओके एवरीवन, या हाँ, फिर कन से भी याद नहीं रहेगा। ओके एवरीवन, ठीक है, तो चलो बोलो 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 बोलो। साकेत ने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर कितने मार्क्स के हिसाब से कितने पॉइंट लिखने चाहिए, राइट साकेत? इसीलिए मैं ना हर वीक टेस्ट लूंगा, हर वीक टेस्ट लूंगा, और वो क्वेश्चंस को मैं आपको मार्क के हिसाब से सॉर्ट करके बताऊंगा कि कितने मार्क का क्वेश्चन है, कितने पॉइंट्स है। बट एक बार याद रखना, जो बेसिक रूल है वो याद रखना हमेशा, कि बचपन में हम लोग करते रहे 4 मार्क का है तो 8 पॉइंट लिख दो, 5 मार्क का है तो 10 पॉइंट लिख दो। ऐसे उल्टा करता है, ऐसे रहता है कितने मार्क का क्वेश्चन है और कितने पॉइंट्स है, और वो पॉइंट्स का लोड करता है मार्क में। यानी इस केस में ऑन एवरेज आपको बता दो 10 पॉइंट है, राइट? ठीक है, 1-2 पॉइंट के एक्सेप्शन पकड़ लो, 8 पॉइंट है। अरे क्वेश्चन 3 मार्क का भी आया ना, तो ये एक्सपेक्ट करेंगे 3 मार्क के लिए आपने ये 8 पॉइंट लिखने चाहिए। ऐसे अलोकेट करते हैं। हाँ, तो बस प्रॉब्लम क्या है कि एडवांटेज वाला पॉइंट जो है ना क्वेश्चन है वो बहुत जनरल क्वेश्चन है, तो इसमें 3 मार्क में हम 6 पॉइंट ही लिखते हैं। लेकिन जहां पे एलिमेंट्स आ गए, अब एलिमेंट्स सही में 8 एलिमेंट्स है, राइट, या 5 एलिमेंट है या 6 एलिमेंट है, तो ऐसे केस में फिर वो ऐसे कर दे, 6 एलिमेंट है, सपोज 2 मार्क का क्वेश्चन आया तो 6 एलिमेंट के लिए 2 मार्क को अलोकेट ये करते हैं, अपॉर्शन करते हैं। ओके, बट आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसीलिए हर संडे टेस्ट देना। ठीक है, संडे मंडे जब भी टेस्ट रहेंगे अपनी, संडे या मंडे विल बी अ टेस्ट डे फिक्स एकदम। ओके, मोस्टली संडे रहेगा, कभी मंडे भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस टॉपिक पे कितना मूव कर रहे हैं हम, राइट? और उसके बाद टेस्ट डिस्कशन होगा ही, और एक एक बैठ के हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे आराम से। ठीक है, तो उसको पढ़ने से मत लगो, टेक इट लाइक ए सेल्फ स्टडी, आराम से हर एक पॉइंट समझ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं साथ में मिलकर, राइट? चलो, तो बकर हो गई बहुत सारी। निमोनिक था ABCDEFG, नहीं था I। ओके, H नहीं था, I। B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर, ABBCCDDEF साथ में थे, G I। ठीक है, कीवर्ड्स पहले ए से क्या है, इट विल हेल्प यू। ए से क्या है? एडवांटेज। किसका एडवांटेज? ऑडिटर के सजेशन का एडवांटेज। कीवर्ड से एडवांटेज सजेशन, राइट? पहले बी से बुक्स क्या रहेगी? बिना देखे, हाँ गाइस, बिना देखे, जब मैं रिवाइज कर दूं बिना देखे ट्राई करना। बुक्स क्या रहेंगी आपकी? अप टू डेट।
बस एक बार और बोल रहा हूँ, मैंने एक बार पढ़ा दिया, एक बार और मैं आपको एस्टैब्लिश कर रहा हूँ माइंड के अंदर, और कुछ नहीं, सब टेक्निक्स है, फंडे है। दूसरे बी से बैंक से क्या लेने में हेल्प होंगी, या क्रेडिटेशंस लेने में बैंक को हेल्प होंगे, वेरी गुड, ठीक है। 2C है, पहले सी से एम्प्लॉय पे क्या रहता है, मॉरल चेक, और दूसरा सी जो मॉडल से पॉइंट लिया था क्या, कॉन्फिडेंस। यूजर्स तो कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है, और एक वर्ड था रिलायबल के साथ में, रिलायबल था है, और एक वर्ड था उसके साथ में, क्वालिटेटिव एंड रिलायबल, ठीक है। हाँ, नो प्रॉब्लम, डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प होती है। दूसरी डी से क्या था, ईज, एफ से है एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जी से क्या है, को टैक्स लायबिलिटी एसेसमेंट करने में हेल्प करता है, और आई से एक नंबर, इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस क्लेम डिसाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। डिस्प्यूट्स इन केस ऑफ आर्बिट्रेशन, की पॉइंट्स मिस नहीं होने चाहिए अपने, राइट एवरीवन। तो दो क्वेश्चन अपने फटाफट फटाफट हो गए। एक था कि हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम मिसलेट ना करें, वो इंश्योर करने के लिए हमें ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। निमोनिक क्या था, निमोनिक था AEIOU। दूसरा एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स डन एवरीवन। चलो तो जल्दी से पहले मॉडल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन का आंसर देगा बंगेश। बंगेश आर यू देयर? बाकी सब पढ़ेंगे मेरे साथ में, मेरे साथ सब पढ़ रहे हैं, और फिर बाकी लोग आंसर सोचेंगे माइंड में, और मैं पूछूंगा बंगेश से, बंगेश आंसर देंगे। रेडी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, गाइस ये पॉइंट ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़े समय जब भी कोई नेगेटिव उसको अंडरलाइन कर दो, माइंड में छप जाता है कि हमको नेगेटिव ढूंढना है। तो इनमें से ऑडिट का कौन सा एडवांटेज नहीं है, ठीक है। पहले मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं, इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ओके, एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉय, it enhances risk of management biasness, it helps in safeguarding interest of the shareholder। क्या लगता है बंगेश? हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई मैनेजमेंट का बायसनेस उससे बढ़ जाएगा, परफेक्ट। बाकी मॉरल चेक सीधा सीधा अपना पॉइंट था, बाकी जो जनरल पॉइंट भी उन्होंने लिखे हुए हैं, इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो क्वालिटी बढ़ गई ना, ऑडिट होना मतलब क्वालिटी बढ़ गई, और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी सबके सेफगार्ड हो रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट सही है, बट ये रिस्क बढ़ता नहीं है। सब लोग मेरे साथ में टिक करो, आंसर क्या है, सी, ओके। गाइस एक बात याद रखना, मैं मॉडल क्वेश्चन से बहुत भाव दे रहा हूं इस बार, क्योंकि जब भी सिलेबस चेंज होता है, नए नोट्स बनते हैं, तो मॉडल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आई जस्ट प्रे एंड होप एंड बिलीव मी, अगर मेरा एक्सपीरियंस काम कर रहा है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि 90% काम कर रहा है, तो 70 to 80 मार्क्स का आप सीधा सीधा मॉड्यूल से क्वेश्चन देखोगे, और हम हर मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने 3 सिलेबस चेंज देख लिया अभी तक, राइट, तो अगर मेरा एक्सपीरियंस काम कर रहा है गाइस, तो मॉड्यूल से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चन अपने नोट्स में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और वैसे भी ऐसे छोड़ दो, सिलेबस चेंज की बात नहीं, फिर भी 30-40 मार्क का तो मॉडल से आता ही है, ऐसे भी आता है, सिर्फ मॉडल के क्वेश्चन पढ़ के पास भी हो सकते हैं इस लेवल तक, राइट। लेट्स होप पूरा 100 मार्क का आ जाए, मजे आ जाएंगे, अपने बच्चे 80 से 90 फेल के आएंगे सब लोग, है ना, ठीक है। चलो, यस, द इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ वाइटल सर्विस टू इन्वेस्टर्स, ट्रेड पेबल्स एंड अदर पार्टिसिपेंट्स इन इकोनॉमिक एक्सचेंज। अब देखो मैं आपको तरीका सिखाता हूं, आप देखो डायरेक्टली किसी क्वेश्चन से रिलेटेड दिख रहा है कि आपको, अभी आपने एडवांटेज के नीचे पढ़ लिया, वो छोड़ो, अगर आप एडवांटेज नहीं पढ़ते, ये क्वेश्चन सीधा पेपर में आता, द इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले हमको डाउट होता कि भाई ये इंडिपेंडेंट ऑडिट के ऊपर तो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आगे हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो भी। फिर लिखा है, इज अ वाइटल सर्विस टू इन्वेस्टर, ट्रेड पेबल्स एंड अदर पार्टीज। दिमाग लगाना और ये सोचना कि अल्टीमेटली क्या बोल रहा है कि ऑडिट होने से 1, 2 और 3 फायदे हैं, तो फिर बेसिकली ये 3 फायदों के बेसिस पे ऐसा होता है कि क्वेश्चन में कुछ एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे, तो आपको समझना पड़ेगा, अच्छा ये एग्जांपल्स फायदों के हैं, मतलब क्वेश्चन किस पे है, एडवांटेज पे, ओके। और इसलिए मैं अपने कंसेप्ट के नीचे ही क्वेश्चन होता, ताकि आपको समझो से भाई कौन सा क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे है, राइट, ठीक है, धीरे धीरे आएगा। तो
इसको हम डिकोड करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, ये तीनों एडवांटेज है, तीनों क्या है, एडवांटेज है। तो ये क्वेश्चन किस पे है, राइट एडवांटेजेस। गाइस मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं एटलीस्ट 7, कोई भी क्वेश्चन आए एटलीस्ट 7। मेरे को बताइए क्वेश्चन 3 4 5 मार्क के ऊपर नहीं आएगा, और अगर 3 4 5 क्या क्या क्या, ये सेम क्वेश्चन का डिकोडिंग करके बताओ। देख, ऑडिट दिया हुआ है, इज अ वाइटल सर्विस, यानी ये वाइटल सर्विस यानी हेल्प होती है किसको, इन्वेस्टर को, ट्रेड पेबल्स और अदर पार्टिसिपेंट्स को। तो उनको हेल्प होती है, मतलब उनको उनसे क्या फायदे होते हैं, मतलब अल्टीमेटली क्वेश्चन किसके ऊपर है, एडवांटेज के ऊपर। नो प्रॉब्लम बेटा। देख नहीं, एटलीस्ट 7 लिख दिया मैंने। अगर तो देखेंगे नोटिस करेंगे तो मोस्टली इन्वेस्टर्स यानी ओनर्स, ट्रेड पेबल्स, अदर पार्टिसिपेंट्स, सारे पार्टिसिपेंट्स आ ही गए। अदर पार्टिसिपेंट्स गवर्नमेंट आ गया, ओनर्स आ गए, एम्प्लॉयज से मॉरल चेक आ गया, तो सारे पार्टिसिपेंट्स आ ही गए ना इस पे। तो सारे 6 7 नहीं नहीं नहीं, नोट में लिखना है, रजिस्टर में मतलब नोट्स में लिखना है। हाँ, ये मैं जो मैं नोट्स में लिख रहा हूँ आपको नोट्स में लिखना है। जो मैं अलग से वो बुक वो लाके लिखता हूँ ना चार्ट, वो रजिस्टर में लिखना है आपको। नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सोल प्रॉपर्टी इज नॉट कंपल्सरी। सही बात बोल रहा है एकदम। However, he may get his books audited for various reasons। देखो ऑडिट कराने के रीजंस क्या है, यानी ऑडिट कराने के फायदे क्या है, याद रखना। एडवांटेज लिखा है ना, इसके बाजू में ऑप्शन में लिख दो रीजंस भी। रीजंस पे भी क्वेश्चन आया तो आपको एडवांटेज ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सीधा आ गया, नवंबर 2018, एडवांटेजेस। अब ये देखना, अब मैं आपको ये सिखाता हूँ, ये जबरदस्त चीज सिखाता हूँ, ये ऑडिट में ही एकदम टिपिकल चीज है, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आजकल ऑडिट में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, दिख रहा है बड़ा सा क्वेश्चन। तो मेरा फंडा याद रखना, हमेशा काम आएगा, हमेशा काम आएगा। दैट इज, पहले लास्ट के 2 सेंटेंस देखो। यस, लास्ट के 2 सेंटेंस देखो। अगर लास्ट के 2 सेंटेंस में आपको सीधा सीधा आंसर मिलेगा ठीक है, वरना फिर आपको स्टार्टिंग से फ्लो समझना पड़ेगा क्वेश्चन का। 80% टाइम आपको लास्ट के 2 सेंटेंस में सीधा सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा, जितने मैंने क्वेश्चन अभी तक देखे। ठीक है, एडवाइस रिगार्डिंग एडवांटेज ऑफ गेटिंग अकाउंट्स ऑडिटेड। यस, मिल गया मिल गया, यूरेका। बहुत बेसिक है ना। सिलेबस चेंज हुए, टॉपिक्स चेंज, सिलेबस चेंज हुए, टॉपिक्स चेंज हुए। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप बोलोगे मैं जो एडवांटेज मैं लिखूंगा यहाँ पे बी, और सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आएगा मोस्टली इसमें। एमसीक्यू दिया हुआ है, बट एमसीक्यू अब किसी भी आ सकता है, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन की ऑक्स जो है वो थ्योरी क्वेश्चन वाली है। बैलेंस शीट, ओके। देखो देयर आर अदर एडवांटेज। एक्चुअली जो बड़े क्वेश्चन है ना, ये भी होता है कैसे रहते हैं, इसमें सीधा कुछ कुछ एग्जांपल्स लिखे होते हैं। तो आजकल बड़े क्वेश्चन में ऐसे होता है, 2 3 एडवांटेज लिखे रहेंगे और बोलेंगे बोलेंगे कि बताओ अदर एडवांटेजेस। जैसे इस क्वेश्चन में एक खाली एडवांटेज दे दिया और फिर बोला देयर आर अदर एडवांटेज, एक्सप्लेन। आरटीपी एमटीपी कवर, ये देखो मॉड्यूल का और एक क्वेश्चन डन। ये क्वेश्चन का आंसर देंगी अदिति, एडिटी। बाकी लोग पढ़ो, मेरे साथ में सब लोग पढ़ रहे हैं और आंसर देंगे अदिति। बाकी लोग आप चैट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ऑफ देम ऑल्सो डिस्कस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग। वो मैंने बीच से निकाला एब्स्ट्रैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली बेनिफिट ऑफ ऑडिटिंग। नॉट को अनलाइन किया मैंने, तुम लोगों ने किया क्या गाइस? इनमें से ऑडिट का कौन सा, ठीक है, बेनिफिट नहीं है? सब लोग पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं फिर आंसर देंगी।
Since auditing is connected to future events, audited information can be easily relied upon by users. Error or frauds may be discovered during audit. Government authorities can make accounts for different purpose. बिल्कुल सही है. It can help you in bringing out deficiencies in maintenance of financial records. मतलब financial records में जो भी गड़बड़ी है, deficiencies है, ठीक है, वो भी इंश्योर कर सकता है. बहुत बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. यस अदिति, व्हाट डू यू फील? वेरी गुड, वेरी गुड. आंसर ए है गाइस. पता है मैं ए पहले क्यों मेरे माइंड में आ गया? क्योंकि इसने बोला सिंस ऑडिट इज कनेक्टेड टू फ्यूचर इवेंट्स. गाइस, और कोई अगर मुझे बता दे वो पास्ट वाले वर्ड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं तो बहुत ही मजा आ जाएगा. बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स. आप गाइस हमेशा ऑडिट करते हो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का, जो हो चुका है, नॉट फ्यूचर. हम ऑडिट करते हैं हमेशा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का, जो हो चुका है. तो आंसर क्या है? ए. परफेक्ट. तो एडवांटेज अपना अच्छे से हो गया, ठीक है. मिसलेड वाला क्वेश्चन अपना अच्छे से हो गया. नाउ गाइस, एक बात समझना. सी, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपिनियन देना. क्या मैं सही बोल रहा हूं? हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देना. बट ये ओपिनियन देने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? क्या लगता है क्या क्या करना पड़ेगा? बताओ. बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनेंस स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा, राइट? और बताओ. ठीक है, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा. और बताओ. यानी फाइनेंस स्टेटमेंट चेक करना हो गया. और बताओ. डेटास कंफर्म करना पड़ेगा. फाइनेंस स्टेटमेंट का पॉइंट चेक करना पड़ेगा. पता है पॉइंट क्यों रेस कर रहा हूं मैं? कि कहीं ना कहीं हमको समझे कि भाई हमारा स्कोप क्या है, हमें ऑडिट में क्या क्या चीजें करनी होती है, राइट गाइस? तो बेसिक्स के अंदर ही उन लोगों ने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि भाई हमारा स्कोप क्या है, हमें क्या क्या चीजें करनी है, राइट गाइस? तो आपको समझेगा कि ऑडिट में हम करते क्या क्या चीजें हैं. इन जनरल हमारा कवरेज क्या क्या होता है, हमारा स्कोप क्या क्या होता है, हमें क्या क्या चीजें करनी होती है. ओके एवरीवन? तो ठीक है, पहले निमोनिक में बाद में आऊंगा मैं. पहले पॉइंट पर देखो. सबसे पहले हमें डिस्क्लोजर्स चेक करने पड़ते हैं. नोट्स, डिस्क्लोजर्स कहां पे होते हैं? नोट्स टू अकाउंट से. पता है सभी को? ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए थी एएस के हिसाब से. नॉर्मली हम पे एएफआरएफ में एएस भी अप्लीकेबल होता है, राइट? तो क्या एएफआरएफ के हिसाब से, ठीक है, जो जो चीजें हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए थी एएस 1 से लेके जितने भी एएस अप्लीकेबल है, क्या हमने डिस्क्लोज किया या नहीं किया? तो पहला स्कोप में है भाई हमें डिस्क्लोजर्स चेक करना पड़ेगा कि जितने भी डिस्क्लोजर्स है वो क्या प्रॉपरली डिस्क्लोज हुए या नहीं हुए. नंबर 2, हमें मैनेजमेंट के जजमेंट्स इवैल्यूएट करने पड़ते हैं. सर मैनेजमेंट जजमेंट करती है? यस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए बच्चों मैनेजमेंट बहुत सारे जजमेंट्स करती है. और इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल अगर दूं तो वो है डिप्रिसिएशन. वैसे बहुत सारे हैं, बट मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूं. क्या है डिप्रिसिएशन? अगर किसी को याद होगा डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स जब तक उसका एक्टिव यूज रहेगा, माइनस स्क्रैप वैल्यू. क्या मैं सही बोल रहा हूं? अब इधर ध्यान दो एक सेकंड. कॉस्ट तो भाई वहां से लग के आया अपने को, बट डिप्रेशन तो हमको इस साल से लगाना शुरू करना पड़ेगा. गाइस, उसके लिए स्क्रैप वैल्यू आज से ही डिसाइड करनी पड़ेंगे ना. क्या इसके लिए कोई स्पेसिफाइड मीन है, कोई मेजरमेंट है? तो यहां आपको अप्लाई करना पड़ता है जजमेंट. तो जजमेंट हम वहां पे अप्लाई करते हैं जहां एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होती है. शब्दों पे ध्यान देना मेरे. जहां एस्टिमेशन करने क्या है, अनसर्टेनिटी है, वहां पे हम क्या लगाते हैं? जजमेंट लगाते हैं. सेम इज नंबर ऑफ ईयर्स.
ठीक है, कितने साल ऐसे चलेगा, नंबर ऑफ ईयर्स पता है कि हमको, वो भी एस्टिमेट। यहां पे मैनेजमेंट ने लगाया जजमेंट। सेकंड एग्जांपल, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। क्या गारंटी है कि भाई इतने के ही बैड और डाउटफुल डेट्स होंगे? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय मैनेजमेंट को कई जगह क्या करना पड़ता है, जजमेंट्स लगाने पड़ते हैं। एज अ ऑडिटर हमारा स्कोप क्या है, हमको इस जजमेंट को भी क्या करना पड़ता है गाइस, इवैल्यूएट करना पड़ता है। ओके, ठीक है। तो अभी तक आपको क्या पता था, ये वाला पॉइंट आपको पता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में हमको चेक करना पड़ेगा क्या वो रिलायबल है कि नहीं, क्या वो सफिशिएंट है या नहीं। सफिशिएंट मतलब कोई ओमिशन तो नहीं है। ये तो एकदम कॉमन पॉइंट हो गया, ये तो अपना कॉमन पॉइंट हो गया। दो एडिशनल पॉइंट हमको क्या समझे, अच्छा अपने को नोट्स ऑफ अकाउंट्स के डिस्क्लोजर्स भी चेक करने पड़ते हैं। अच्छा हमको मैनेजमेंट के जजमेंट भी इवैल्यूएट करने पड़ते हैं। एग्जैक्टली गाइस, ठीक है। स्कोप ऑफ ऑडिट में है ऐसा ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करो, अब ऑडिट प्रोसीजर वर्ड आपके लिए नया नहीं है, राइट, जिससे हम सारे ट्रांजैक्शंस और बैलेंसेस को क्या कर सके, चेक कर सके। तो कीवर्ड्स क्या है, डिजाइन करो ऑडिट प्रोसीजर कवरिंग ऑल ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस। ओके, नेक्स्ट, cover all aspects of entity relevant to financial statement being audited। यानी ठीक है, जो भी एस्पेक्ट्स है वो भी कौन से एस्पेक्ट्स है, टू बी मोर स्पेसिफिक फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कवर करो। एंड लास्ट पॉइंट है अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बाय द वे आईसीएस आपके नया वर्ड है ना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, जो भी कंट्रोल्स लगाए एंटिटी ने। तो कंट्रोल्स लगाए मतलब क्या है, जो भी सिस्टम बनाया एंटिटी ने। ठीक है, जैसे आप में से कई लोग, ठीक है, नागपुर से अगर है तो नागपुर में आपने हल्दीराम देखा होगा। ठीक है, मैं आपको हल्दीराम का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। आपने देखा होगा हल्दीराम में आप जाते हो, प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो, हल्दीराम सबने सुना होगा नाम, राइट। ठीक है, हल्दीराम में जाकर प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो, राइट। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद वहीं पे आप पेमेंट करते हो। ठीक है, वो आपको एक रिसीट देता है, एक रिसीट वो सामने वाले को देता है, यानी वो अपने स्टाफ को देता है, राइट। वो उसके हिसाब से उस क्वांटिटी का माल रेडी करता है और जाके डिलीवरी काउंटर पे देता है। वाइस वर्सा, आप रिसीट पे करके जाके डिलीवरी काउंटर पे आते हो, डिलीवरी काउंटर में एक बंदा बैठा रहता है जो दोनों को मैच करता है। अच्छा रिसीट नंबर ये पेड हो गया, पेड हो गया, वो आपको वो रिसीट रखेगा, अपने आपके रिसीट ले लेगा खुद ही और वो रिसीट डाल के आपको दे देगा, राइट। सो ये क्या हुआ, एक सिस्टम बना, दिस इज पार्ट ऑफ देयर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एक बार अपना एंटिटी में जो कुछ भी होता है इज अ पार्ट ऑफ देयर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, एक बेसिक रूल याद रखना, से पूरा चैप्टर है आपको गाइस। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो गलती होने के चांसेस कम है, और अगर गलती होने के चांसेस कम है तो आपको कम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। वाइस वर्सा, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बुरा है तो गलती होने के चांसेस, और अगर गलती होने के चांसेस ज्यादा है तो आपको ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, इज इट क्लियर? तो कहीं ना कहीं क्या आप ये मानते हो कि कितना ऑडिट प्रोसीजर करना है डिपेंड करता है गलती होने के चांसेस पे, और गलती होने के चांसेस डिपेंड करता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे। इसीलिए गाइस ऑडिटर प्लानिंग करने के पहले, ये भी बताऊंगा मैं आगे आने वाला है, प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के पहले चेक करता है अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्योंकि जहां जहां इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बुरा है, मतलब गलती होने के चांसेस ज्यादा है, उन जगह पे हमें ज्यादा प्रोसीजर करना पड़ेगा, राइट। वाइस वर्सा, जहां सिस्टम बुरा है गलती होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, वहां पे अपन को ज्यादा प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग ऑडिट स्टार्ट करने के पहले चेक करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, उस पर रिलाई करते हैं तो भरोसा करते हैं, और उसके बेसिस पे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन करते हैं। ये सब ये वर्ड आपको बहुत यूज होंगे, पूरे चैप्टर्स में आगे वही दिए हुए हैं, राइट एवरीवन। तो कहीं ना कहीं आपको अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी क्या करना पड़ता है, इवैल्यूएट करना पड़ता है। ओके एवरीवन, हाँ जी बोलो। लॉ में अपन ने एक वर्ड पढ़े थे क्या,
नहीं नहीं नहीं, वो इसका पार्ट नहीं है, वो उससे अलग है। ऑल दो आपने लॉ में एक वर्ड पढ़ा था सेक्शन 143(3) में कि सेक्शन 143 में था ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में प्रिंसिपल असर्शंस कि फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम एडिक्वेट है कि नहीं है, वो इसका पार्ट है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एडिक्वेट है कि नहीं, फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम एडिक्वेट है या नहीं है, वो इवैल्यूएट करना पड़ता है। मतलब आपको सिर्फ पता था बेसिक अभी तक कि हमको सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करना पड़ता है। हेलो गाइस, अब जाके आपको स्कोप समझा, अच्छा भाई अपने को डिस्क्लोजर्स को भी चेक करना पड़ता है। हेलो, हमको मैम के जजमेंट्स को भी इवैल्यूएट करना पड़ता है, ठीक है। बाकी ये तो बेसिक के पार्ट हो गए। ये नया पॉइंट है कि हमको अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो एग्जाम में कई बार थ्योरी क्वेश्चन आता है, आने के चांसेस तो ये भी बी है कि व्हाट आर स्कोप ऑफ ऑडिट। जब भी पूछा भाई ऑडिट का स्कोप क्या है, ठीक है, तो उसने पूछा भाई ये ऑडिट का स्कोप क्या है, तो उसको बोलना डीएमई आईडी ऑफ सीए, ठीक है। सीए की आईडी डीएम करो मुझे, मैं अब भी बताता हूं उसका स्कोप क्या है। समझा क्या? डीएमई आईडी ऑफ सीए बहुत सिंपल है, ठीक है। डरो मत, बोलना सर कितने निमोनिक है, टेंशन मत लो, 100 निमोनिक होंगे, बट 100 निमोनिक में आपको 30-40 मार्क मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना। ओके एवरीवन। तो डी से क्या है? डिस्क्लोजर्स, सारे डिस्क्लोजर्स प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुए कि नहीं चेक करेंगे। हेलो हेलो हेलो। एम से मैनेजमेंट के जजमेंट को इवैल्यूएट करेंगे। आई से जो भी इंफॉर्मेशन दी है क्या वो रिलायबल है या नहीं है, ठीक है। डी से डिजाइन करो ऑडिट प्रोसीजर्स। सी से, ठीक है, कवर ऑल एस्पेक्ट्स। यहां पे की वर्ड से ये 3, इसको अनलाइन करना। और ए से है अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट करो। ओके गाइस, ठीक है। नोट देखना, constraint on the scope of audit that impair the auditor's ability to express an unqualified opinion should be set out in his report। मतलब अगर आपके स्कोप पे किसी ने कंस्ट्रेंट लगाया, कंस्ट्रेंट लगाया बोले तो लिमिटेशन लगाया, ऐसा लिमिटेशन लगाया कि आप अपने काम को प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो, राइट। यू आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, राइट। वे आपने क्या करना चाहिए, रिपोर्ट को मॉडिफाई करना चाहिए। ये वो बोल रहा है, आगे जाके आगे आएगा ये पॉइंट, नॉट टू वरी अबाउट दिस। सो कंस्ट्रेंट और स्कोप ऑफ ऑडिट, अगर आपके स्कोप पे उसने कंस्ट्रेंट लगाया, ठीक है, जिससे आपकी अनमॉडिफाइड या अनक्वालिफाइड ओपिनियन को देना, ठीक है, इंपेयर हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो फिर आप भाई रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। इसलिए मैं आपको ना अभी तक मॉडिफाइड रिपोर्ट याद है आपको, कल पढ़े थे हमने, उसका एक ही एंगल बताया कि गलती है, राइट। उसका दूसरा एंगल क्या है, दो ही एंगल है उसका। दूसरा एंगल है कि हम कई बार एविडेंस ही कलेक्ट नहीं कर पा रहे। जैसे आपके स्कोप पे लिमिटेशन लगा दिया, आपको बोला आप चेक नहीं कर सकते, तो क्या आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर पाओगे? तो भी आप रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। समझा क्या सभी को? ठीक है। इसमें एक जनरल क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखना। Choosing a appropriate accounting policy in relation to accounting issues is responsibility of management। Correct, incorrect guys? कि ठीक है, सही जगह पे सही अकाउंटिंग पॉलिसी लगाना ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेलो, डू यू एग्री? यस। डिस्कस ड्यूटी ऑफ ऑडिटर इफ एनी इन रिलेशन टू अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ये ऑडिटर की ड्यूटी क्या है इन रिलेशन टू अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। तो पहले तो इसको हम लोग एग्री करेंगे, इसको लिखेंगे यस। अब हमारी ड्यूटी क्या है, तो हमें चेक करना पड़ेगा, शॉर्ट में लिखा रहा हूं लेकिन आपको हिंट दे रहा हूं, हमें चेक करना पड़ेगा। क्या लगता है बच्चों आपको? पहले आप थोड़ा एक दो बताओ, हमारी ड्यूटी क्या होगी अकाउंटिंग पॉलिसीज को लेके? एक जना बोलो, पहले हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, इसको ट्राई करना है। यस कृष्णा बोलो। देख बेटा, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो तो प्री डिफाइंड होती है। यस यस पार्थ,
नहीं, यस ओम, एग्जैक्टली। तो देखो, जो भी उन पे एप्लीकेबल AFRF है, जो भी उन पे एप्लीकेबल AS है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, राइट, क्या उन्होंने वो कंप्लाई किया कि नहीं किया। तो एज अ ऑडिटर हमें चेक करना पड़ेगा कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक तो नीडेड टू कंप्लाई, अगर उनको कोई स्टैच्यूट बोलता है कि भाई आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, तो एज अ ऑडिटर हम चेक करेंगे कंप्लाई किया कि नहीं किया। सेकेंड हम चेक करेंगे क्या वो रीजनेबल है या नहीं। जहां स्टैच्यूट बोलता है वहां पे अपन रीजनेबलनेस चेक नहीं करने वाले हम, बट जहां स्टैच्यूट साइलेंट है, जहां आपने अप्लाई किया, एज अ ऑर्डर हम चेक करेंगे भाई वो रीजनेबल है या नहीं है। ठीक है। अब अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन कौन सी हो सकती है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। डिप्रिसिएशन मेथड कौन सा यूज करना है, WDV यूज करना है, SLM यूज करना है। ठीक है। फिर आपके इन्वेंट्री के वैल्यूएशंस कैसे करने हैं, फीफो पे करना है, वेटेड एवरेज पे करना है, ये सारे हो गए आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज। इज इट क्लियर। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। ठीक है, सारे हो गए आपका अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो कुछ कुछ पे तो AS एप्लीकेबल है कि आप फीफो कर सकते हो, वेटेड एवरेज कर सकते, लिफो नहीं कर सकते, राइट। फिर पावर जनरेशन यूनिट पे आप SLM करते हो, WDV नहीं कर सकते। तो जहां पे भाई स्टैच्यूट बात करता है वहां पे हम चेक करेंगे कंप्लाई किया कि नहीं किया। पर जहां स्टैच्यूट बात नहीं करता वहां पे आपने कौन सी पॉलिसी अप्लाई किया है, वो रीजनेबल है कि नहीं, वो चेक करेंगे। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर। याद रखना, ऑडिट में 44 मार्क्स जो है, करेक्ट इनकरेक्ट ट्रू और फॉल्स, वो अपने हाथ में है, बिल्कुल हाथ में। जिस तरह से हम मेहनत करना, आई प्रॉमिस यू 40 मार्क्स तो अपने बिल्कुल हाथ में है। ओके गाइस। फिर बचे हुए 60 मार्क में से 30 मार्क के डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, वो भी अपने हाथ में है। प्रॉब्लम आएंगी बचे हुए 20-25 मार्क के जनरल क्वेश्चंस पे। इसी के लिए कंसेप्ट बिल्डिंग करना पड़ता है, समझा अभी सभी को। कई बच्चे मुझे अभी बीच में कॉल कर रहे हैं, सर कि फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन करो कि रेगुलर बैच ज्वाइन करो। मैं बोलता हूँ कि जब तुम्हें अभी से पता है, ठीक है, कि तुम फेल होने वाले हो, तुमने पढ़ाई नहीं की थी ऑडिट की, तो रेगुलर बैच इसलिए ज्वाइन करो। मैं जनरली बोल रहा हूँ क्योंकि अभी से वो कंसेप्ट बिल्डिंग होंगी, ताकि जो जनरल क्वेश्चन है ना, उसको भी तुम अच्छे से डील करते हो। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी अपने पास कैसा है, पूरा टाइम है, एक एक चीज को हम लिख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं, हर वीकेंड में टेस्ट लेंगे, टेस्ट पर डिस्कशन करेंगे। वो लेवल की प्रिपरेशन ऑडिट में चाहिए आपको। ओके गाइस, मुझे लगता है इस बार स्कोप ऑफ ऑडिट में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है या MCQ आ सकता है, और ये A है इस बार, क्योंकि नया पॉइंट ऐड हुआ है इस बार आपके मॉडल में। जो भी नए क्वेश्चन ऐड होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। कि आपके स्कोप में क्या क्या स्पेसिफिकली कवर नहीं होता। ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल विच फॉल्स आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कंपेटेंस, जो भाई हमारे कंपेटेंसी के आउटसाइड है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, ठीक है, हमें बोलेंगे इस मशीन का मार्केट वैल्यू एनालाइज करो, तो गाइस माना कि ऑडिटर सर्वगुण संपन्न होता है, हाँ, उसको अकाउंट्स का नॉलेज होता है, लॉ का नॉलेज होता है, कॉस्टिंग का नॉलेज होता है, FM का नॉलेज होता है। अभी अभी आपके सिलेबस से EISM हटाया वरना आपको उसका भी नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो माना कि भाई अपना ऑडिटर सर्वगुण संपन्न है, हेलो, ठीक है, बट हर चीज नहीं है। अब मशीन का मार्केट वैल्यू क्या होगा, या मशीन को रिपेयर करने में कॉस्ट कितना आएगा, भाई हम वो एनालाइज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, मशीन का वैल्यूएशन लिख दो। ओके डन। नंबर 2, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब जो डॉक्यूमेंट आप चेक कर रहे हो, क्या वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है कि जाली डॉक्यूमेंट है। अब भाई ये कैसे मालूम करेंगे हम डॉक्यूमेंट से एंट्री को चेक कर सकते हैं, बट डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, ये कैसे वेरीफाई करेंगे।
ये हमारे एक्सपर्टीज में नहीं है, राइट? ठीक है, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स डन एवरीवन। तीसरा, इन्वेस्टिगेशन करना। याद रखना, ऑडिटर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके रिपोर्ट कर सकता है, राइट? यू कैनॉट एक्सपेक्ट हिम, ठीक है, कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा। आई टेल यू क्यों। सी, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फिर आपको सर्च करना पड़ता है, सीज करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट लेवल जाना पड़ता है। एग्जांपल दे रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन अगर मैं कर रहा हूं ना, ठीक है, तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स छोड़ो, डायरेक्टर्स के बैंक अकाउंट तक जाके चेक करता हूं कि भाई फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए तो उनके अकाउंट में पैसे का लेन देन हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट? मुझे बताओ, एज अ ऑडिटर क्या आपके पास पावर है कि डायरेक्टर्स के बैंक अकाउंट्स को चेक करना, बुक्स को सीज करके लेके जाना? नहीं, दिस इज आउटसाइड स्कोप, ठीक है। इसके लिए इतना प्यारा सेंटेंस है ना ऑडिट में कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉग। क्या बोला? ही इज नॉट अ ब्लड हाउंड, यानी वो घर का पालतू कुत्ता है कि चोर आएगा तो वो भौंकेगा कि गड़बड़ी लग रही है। ब्लड हाउंड्स क्या होता है? हाउंड्स एक्शन लेते हैं, वो चीरफाड़ कर देते हैं आदमी को। तो भाई हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, हम ऑडिट कर सकते हैं। समझा क्या गाइस? ठीक है, तो एक बढ़िया सेंटेंस लिखो बाजू में, ही इज अ वॉच डॉग। सुनने में ना है ना एक जबरदस्त, ही इज नॉट अ ब्लड हाउंड। भाई वो वॉच डॉग है, वो ब्लड हाउंड नहीं है। वो चेक तो कर सकता है लेकिन वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। बोलो बोलो। नहीं, अगर उसको डाउट है ना डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिसिटी को लेके, तो ही कैन हायर एक्सपर्ट्स। अपने ऊपर एक स्टैंडर्ड है SS620, हायरिंग यूजिंग अ वर्क ऑफ एक्सपर्ट। तो ये आपके स्कोप के बाहर है, ठीक है, बट आप चाहो तो एक्सपर्ट हायर कर सकते हो। देख, अगर डॉक्यूमेंट्स पे लेके उसको डाउट हुआ, राइट, वो एक्सपर्ट हायर करेंगे। अगर एक्सपर्ट रिपोर्ट देता है उसको कि नहीं डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट, तो ठीक है। अगर उसको लगता है डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट नहीं है तो वो क्लाइंट को बोलेगा प्रोड्यूस करो ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स। क्लाइंट ने प्रोड्यूस किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो वे आर अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे। देख, एक्सटर्नल कंफर्मेशन से, हाँ, एक्सटर्नल कंफर्मेशन से डॉक्यूमेंट्स के ऑथेंटिक, कुछ डॉक्यूमेंट्स ना बाहर से आते हैं, राइट, उसको हम कंफर्म कर सकते हैं सामने वाले से पूछ के, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेके, राइट। बट जो डॉक्यूमेंट एंटिटी के अंदर बने उसका क्या? तो ही इज अ वॉच डॉग, ही इज नॉट अ ब्लड हाउंड। याद रखना, ये 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन लिख चुका मैं आपको। और भाई जो इंपॉर्टेंट है कुरान से निमोनिक कैसे नहीं देंगे? तो अब भी गरम गरम पकोड़ा निकला है, नया नया निमोनिक निकला है अभी। हेलो, ठीक है, निमोनिक इज CID। अपने अपने स्कोप में ऑडिट एविडेंस लेना है, अपने स्कोप में क्राइम एविडेंस लेने का नहीं है। जो अपने कंपिटेंस के बाहर है, जो इन्वेस्टिगेशन, और D से है डॉक्यूमेंट्स। तीनों कीवर्ड आ गए एकदम साथ में, मजा आ गया। इस सारे निमोनिक्स के को रिविजन करेंगे, धीरे धीरे आएगा। तो अभी 60% आएगा, कल 80% आएगा, पर आएगा। ओके एवरीवन, सो ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन या नहीं करना शुरू करना। इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विद अ स्पेशल पर्पस। प्री डिफाइंड पर्पस होता है, जैसे फ्रॉड ढूंढने का, कौन से एम्प्लॉय ने गड़बड़ी किया वो ढूंढने का। याद रखना, ऑडिट कोई प्री डिफाइंड पर्पस से नहीं किया जाता, जबकि इन्वेस्टिगेशन में हम प्री डिफाइंड, देखो क्रिटिकल वर्ड, क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, वो भी फॉर सम स्पेशल पर्पस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ये ट्रू और फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
ओके गाइस, चकदे फट्टे, चलो तो ये क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा ओम। रेडी ओम? बाकी लोग मेरे साथ में पढ़ना। गोरेती told her friends that she had read a news report about how a company has misled its auditor by producing some fabricated documents. Hello. Which of the following statements seems to be appropriate in this regard? तो भाई गौरती ने न्यूज पढ़ी, ठीक है, कि मिसलेड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ क्या? फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स। फैब्रिकेटेड मतलब डॉक्यूमेंट्स, जाली डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो इसमें से क्या सही है? फर्स्ट पॉइंट, इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर टू रिलाई अपॉन फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स। ही मस्ट हैव डिस्कवर्ड इट एज द सेम फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ हिज ड्यूटीज। Although it was wrong on the part of auditor to rely upon fabricated documents, he cannot do anything in the matter. He has to report on the basis of documents provided to him. He has no duty in this regard. Auditor has to conduct audit by exercising professional skills, but he is not an expert in discovering genuineness of the documents. Hence, management consisting of dishonest persons may have led him to rely upon fabricated documents deliberately. D. Management cannot mislead auditor due to high level of knowledge and expertise possessed by him. Guys, जितने लोग मेरे साथ में क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, मैं खुद ही बोलता हूँ आपको, देखो ए तो 100% रॉन्ग लग रहा है, डी भी 100% रॉन्ग लग रहा है, तो एलिमिनेट, सीधा एलिमिनेट ही कर देना, ओके, ताकि और जेन्युइन सेंटेंस पे हम वर्क कर सके, राइट। तो अब दिमाग लगाना है किसमें? बी और सी में, जो दोनों में को थोड़ा थोड़ा सही लगे दिखते अभी। Although it was wrong on the part of auditor to rely upon fabricated documents, सही बोल रहे हैं, he cannot do anything in the matter. He has to report on the basis of documents provided to him. He has no duty in this regard. ये तो एकदम ये भी सही बोल रहा है। Auditor has to conduct audit by exercising professional skills, but he is not an expert in discovering genuineness of the documents. Hence, management consisting of dishonest person may have led him to rely upon fabricated documents. एकदम सही, ये भी सही लग रहा है मुझे। Yes, बट सी जरा सही मुझे भी लग रहा है, लेकिन बी भी गलत नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मॉडल में इसका आंसर लिखा हुआ है सी, लेकिन एक बार अब देखो, अब आप समझ लो ना, इससे मेरी गलती है क्या? नहीं, ठीक है। बी या सी में से मुझे लगता है कि मॉडल में आंसर सी है, बट एक बार ना मैं आपको कल चेक करके बता दूं, क्योंकि मैंने खुद ही हटा दिया अभी आंसर आपके लिए, ठीक है। मैं चेक करके आपको कल बता दूंगा। मॉडल के अंदर सीधे सामने सामने लिखा हुआ है, राइट, बट यू कैन सी ना, दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, कोई गलती नहीं है। देखो ये क्या बोलता है, इसके स्कोप में नहीं, इसकी ड्यूटी नहीं है, राइट। ये बोल रहा है ऑडिटर हैज टू कंडक्ट ऑडिट बाय एक्सरसाइजिंग प्रोफेशनल स्किल्स, एकदम सही बोल रहा है, बट ही इज नॉट एन एक्सपर्ट इन डिस्कवरिंग, ये भी सही है। Hence, management consisting of dishonest person may have led him to lie, ये भी सही है। तो ये थोड़ा सा अभी अपने को ये डिस्प्यूटेड इश्यू हो गया, राइट। नहीं, बट प्रोफेशनल स्किल लगाने की जरूरत नहीं है ना, उसके स्कोप की बाहर है ना, उसके स्कोप के बाहर है ना, प्रॉब्लम वही है। तो देखो ये मतलब अपने वो सीपीटी वाला, सीए फाउंडेशन वाला फंडा हो गया कि जहां पे सिमिलर लग रहा है एकदम, क्या करो, मॉडल में जो लिखा है उसको फॉलो करो। अभी क्या कर सकते हैं आप, समझ लो ना, आप दोनों सेंटेंस खुद ही एनालाइज कर दो, राइट। मेरे ख्याल से मॉडल में सी लिखा है, मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, मैं आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, ओके, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसको मैं बस चेक करके छोड़ देता हूँ, मैं आपको कल बता दूंगा, या आप खुद ही मॉडल में देख सकते हैं, लेकिन मैं बता ही दूंगा, आप क्यों मेहनत कर रहे हो, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट दो कंसेप्ट पर। टाइम है अपने पास? हाँ, अपने पास टाइम है। डन। पहले इसको लिखो सी, सी मतलब ओनली फॉर नॉलेज। इसके बाद वाले को भी लिखो सी। डन। सी, ऑडिट मैंडेटरी है कि वॉलंटरी है? गाइस कुछ जगह पे मैंडेटरी है और जहां मैंडेटरी नहीं है वहां पे आपका ऑप्शनल है, आप कराना चाहो तो करा सकते हो।
सही बात क्या है कि पुराने जो सिलेबस था उसमें सीधा एक क्वेश्चन आया था कि कहाँ कहाँ पे कंपलसरी ऑडिट, राइट? ठीक है, इस बार वो कंसेप्ट नहीं है आपके मॉडल में, या नहीं, वो जनरली बहुत इजी था वैसे वो, बट ठीक है जनरली दिया हुआ है। ओके, मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ कहाँ कहाँ है, और आपको मैं अधिक ज्ञान दे देता हूँ कि कहाँ कहाँ कंपलसरी ऑडिट, राइट? बट इनके हिसाब से कंपनी को ऑडिट करना कंपलसरी, वो तो हमने पढ़ा था ना लॉ में अंदर, अगर कंपनी है तो इनको ऑडिट कराना कंपलसरी। गाइस बाय द वे, हाँ मॉडल में सी ऑप्शन दिया है ना, यस सुनील, सुनील बोला मॉडल में सी दिया हुआ, लेकिन एक बार चेक करके बता दूंगा आपको। ओके गाइस कम, अच्छा अभी चेक कर लेना, सेम क्वेश्चन है ना, यस, तो मॉडल में इसका आंसर सी है। अब मैं प्लीज मुझे इसमें मत डालना कि ये बी गलत क्यों है, वो बताओ, वो 100% ऐसे गलत नहीं है देखा जाए तो, उन्होंने एक एंगल से दिया होगा। ओके, तो कंपनी को ऑडिट करना कंपलसरी है। हेलो, इवन कुछ एंटिटी है, देखो गाइस जब भी हम ऑडिट वर्ड यूज करते हैं ना, सिर्फ ऑडिट वर्ड यूज किया, इसका मतलब होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। कि ऑडिट बहुत सारे टाइप के होते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट। बट सिर्फ ऑडिट लिखा है तो याद रखना हमेशा क्या रहेगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट। और सिर्फ ऑडिटर लिखा होगा, सिर्फ, वो हमेशा क्या रहेगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अगर वो कॉस्ट ऑडिटर है तो बोलेगा कॉस्ट ऑडिटर, वो इंटरनल ऑडिटर है तो बोलेगा इंटरनल ऑडिटर, लेकिन सिर्फ ऑडिटर लिखा मतलब क्या होगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। और प्लीज किसी को पूछना हो स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब क्या होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब होता है जहां बाहर से ऑडिटर आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है और रिपोर्ट करता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर शो करता है या नहीं, यानी जो अपन ने पढ़ा। ओके एवरीवन, तो मौका मिला ही है तो थोड़ा अधिक ज्ञान दे दूं, ठीक है? रजिस्टर के अंदर लिख देना एक्स्ट्रा का ज्ञान, ताकि आपको पता, हाँ ताकि आपको पता रहे कि भाई, आपको पता रहे कि याद करने की जरूरत नहीं है। स्टैट ऑडिट वेयर कंपलसरी, कहां कहां स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है गाइस, कंपलसरी है। डन। बैंक्स, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, भले कुछ कुछ में ये दी हो सकते हैं, क्या लिमिट्स दी हो सकती है, लेकिन कंपलसरी है लिमिट्स को फुलफिल करने के बाद, राइट? चैरिटेबल ट्रस्ट, जरूरी नहीं है कि ये रूल लेंगे। पब्लिक का पैसा तो हर जगह लग रहा है देखा जाए तो, बट हाँ तुम सही बोल रहे हो, इन अ वे बेस तो वही है। कॉर्पोरेशंस मतलब हो गया स्टैट्यूटरी कंपनीज। अगर लॉ पढ़ा होगा सबने, स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बनी है, उसके अंदर लिखा होगा कि क्या कितने टर्नओवर की लिमिट है, सर्विस की लिमिट है, राइट? इसको छोड़ के है टैक्स ऑडिट्स, जीएसटी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, और वॉलेंटरी बताए कहाँ का है, प्रोप्राइटर फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ। बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, इन लोगों को भी टैक्स ऑडिट या जीएसटी ऑडिट लग सकता है, हाँ। जीएसटी ऑडिट के लिए अभी शायद लिमिट 2 करोड़ रुपए है, अगर इन लोग का टर्नओवर भी 2 करोड़ के ऊपर जाता है तो उनको जीएसटी ऑडिट लगता है। अगर प्रोप्राइटर फर्म पार्टनरशिप फर्म में सर्विस प्रोवाइड कर रही है 50 लाख के ऊपर और टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर, टैक्स ऑडिट लगता है अंडर सेक्शन 44 AB। अगर आप लोगों ने टैक्स पढ़ लिया होगा ना, आप लोगों का खत्म हो गया होगा ना, 44 AB हो गया होगा। लिमिट सही है 50 लाख 1 करोड़ रुपए, टैक्स पढ़ के
हाँ 50 लाख सर्विसेज वालों के लिए। देखो मुझे नहीं पता अभी रिसेंट लिमिट्स क्या है, क्योंकि हर साल फाइनेंशियल लेकिन जितना मुझे पिछली लिमिट से याद है 50 लाख 1 करोड़ की लिमिट थी। वॉलंटी का फर्स्ट है प्रोप्राइटर फॉर्म। बढ़िया अधिक ज्ञान है, हाँ इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ, लेकिन मैंने बता दिया आपको और आप भी कह रहे हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गरीब टीचर है भाई का टैक्स ऑडिट। हाँ ये प्रोफेशनल, लेकिन मेरा टैक्स ऑडिट नहीं होता। अपन क्या है 12-15 लाख रुपए हम साल कमाने वाले क्या है। बाकी जहां जहां लिमिट के ऊपर जाती है अपने को पता है ना। बाकी तुम समझ जाओ। क्या ही हो जाएगा, मरे को क्या मारोगे। ओके एवरीवन, सीआईडी डन। बस बाकी उन्होंने जनरल यही बातें की है, कंपनीज को जैसे कंपलसरी है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को नॉर्मली कंपलसरी नहीं है, बट ठीक है उनको टैक्स लॉस कंपलसरी हो सकते हैं, राइट। स्कूल्स को भी बोला जा सकता है कि ऑडिट कराओ अगर उनको ग्रांट वैंट आना है गवर्नमेंट से, ओके। बाकी बहुत सारे इसको मैंडेटरी, इसलिए मैंने बोला सी है नॉलेज के लिए, डन। फिर ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, मुझे तो लगता है ये भी 100% सी है अभी, क्योंकि सब पे टॉपिक्स आने वाले हैं। देखो जनरली ओनर्स अपॉइंट करते हैं, एकदम सही बोल रहे हैं, बट कंपनी है तो ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, शेयर होल्डर्स। याद है एजीएम में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। गवर्नमेंट कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करता है सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कुछ याद है क्या। फर्म में पार्टनर्स खुद अपॉइंट करते हैं। इससे बहुत ज्यादा होगा तो नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैं खुद ही आंसर देता हूं। रोहित एडेड दैट ऑडिटर कैन फोर्स एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी टू प्रोवाइड हिम विद इंफॉर्मेशन। गाइस हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं एम्प्लॉय से कि भाई ये फिगर कहां से आया बता तू, क्या हम फोर्स कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन। एक्चुअली इनहेरेंट लिमिटेशन के नीचे आना चाहिए था, ओके। तो ये बाजू में लिख दो, इनहेरेंट लिमिटेशन का क्वेश्चन है ये, डन। आंसर क्या होगा, दो नो है उसमें देखो। नो ही कैन नॉट डू सो, ही कैन ओनली रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग हिम विद नेसेसरी इंफॉर्मेशन। नो ही कैन नॉट डू सो, ही हैज नो राइट ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ले सकता है, ये रॉन्ग है, हाँ इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो आंसर सी सही है, और यहां लिखो रॉन्ग बिकॉज ही कैन सीक इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बिल्कुल ले सकता है, उसके पावर के अंदर है, बट वो कंपेल नहीं कर सकता। ओके बच्चा पार्टी, ठीक है, एकदम कट टू कट टारगेट के साथ चल रहे हैं अपना। अब ध्यान देना सभी लोग, आज आप लोग के लिए असाइनमेंट है, डन। पेंसिल का यूज करेंगे सभी लोग, राइट। पेंसिल का यूज करेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं क्लियरली। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने क्वेश्चंस है, 8। बस आपको करेक्ट इनकरेक्ट लिखना है। और देखो मजेदार बात क्या है, मैं आपको सीधा लिखा दूं, ठीक है, बट मजा उसमें नहीं है। आप लिखो, आप लिखने में जब गलती करोगे, जब सुधारने में ज्यादा मजा आएगा गाइस। और कल से हम वापस से इंटरेस्टिंग टॉपिक पे और मूव, आज थोड़ा सा इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, बट हम कल से और इंटरेस्टिंग टॉपिक फिर से मूव करेंगे, राइट एवरीवन। फर्स्ट यहाँ पर 4 लेक्चर में खत्म होगा मेरे हिसाब से, 2 लेक्चर अपने हो चुके, 2 में और खत्म हो जाएगा। बट अब आया है टाइम रिविजन का। बुक्स बंद रखना सभी लोग अपने अपने, क्योंकि आज अपने निमोनिक्स देखे कुछ, तो रिवाइज करने में और मजा आएगा। तूने प्रिंट आउट नहीं लिया था क्या, नहीं जमा। ओके एवरीवन, चलो ठीक है। मिस्टर वाला पॉइंट था क्वेश्चन,
उसके बाद नेक्स्ट देखा था एडवांटेज, निकालेंगे अपन, खुद दिमाग लगाएंगे। रेडी एवरीवन? आएगा, ध्यान आएगा। तीसरा आया था स्कोप, और चौथा था स्कोप में क्या कवर नहीं होता, राइट? मिस्टर का निमोनिक क्या था? आप ही लोग बोलने वाले गाइस, कम ऑन। तुषार कपूर हेलो AEIOU। एडवांटेज था ABCDEFGI। स्कोप मालूम करने के लिए क्या बोलो उसको? DME, ID ऑफ CA। जमा क्या? और स्कोप में क्या कवर नहीं आता, वो था CID। ठीक है, पहले मेरे को मैं लिख देता हूँ। हाँ, आप ही लोगों से बुलवाऊंगा मैं। और जिसके जो जो ईयरफोन्स वगैरह पहन के निकाल देना, क्योंकि बच्चे बहुत चिल्लाने वाले हैं यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, ओके। तो सी ABCD क्यों पढ़ रहे हैं मम्मी पूछ रही है इसकी, एक स्टूडेंट की ABCD क्यों पढ़ रहे हैं सर ओके चलो। तो देखो, हमें ये इंश्योर करना है कि ऑल्टर किसको मिसलेक्ट तो नहीं कर रहा, एंट्री किसी को मिसलेक्ट तो नहीं कर रहा है। वो करने के लिए हमें कुछ चीजें चेक करनी पड़ेगी। कीवर्ड, पहला पॉइंट ए से क्या है? अकाउंट्स। वेदर अकाउंट्स इज ड्रॉन एज पर, बस मेरे फ्लो पे जाना था, मेरे साथ में बोला, राइट? सेकेंड ए से क्या था? एएस कंप्लाई क्या नहीं किया, खुद चेक करो कि कुणाल से ने पढ़ा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ई से था एंट्रीज, वेदर एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस। वेल डन गाइस, वेल डन, ये अच्छा था। ठीक है, आई से जो भी इंफॉर्मेशन दी है, क्या वो ओके? ओ से कोई ओमिशन तो नहीं है, बढ़िया। और यू से तो इजी था गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, अब उसको 1.5 घंटा हो गया, याद है ना अभी भी? याद रहेगा, याद रहेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो। ए से एडवांटेज ऑफ ऑडिट, राइट? ए से इन्हें क्या मिलता है? एडवांटेज मिलता है, किसका? सजेशन बाय ऑडिटर। ठीक है, 2B है, पहले बी से था बुक्स अप टू डेट रहती है, नो प्रॉब्लम, आएगा धीरे धीरे, हर चीज एकदम याद देना जरूरी नहीं है। सेकंड बी से था, हाँ, कीवर्ड क्या था? बैंक को क्रेडिट डिसीजन लेने में हेल्प करता है, कीवर्ड 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 कीवर्ड। 2 सीधे एम्प्लॉय पे क्या होता है? मॉरल चेक रहता है, वेल डन। दूसरे सी से क्या था? कॉन्फिडेंस, नया पॉइंट याद आ गया तेरे को, बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 डी थे, दिस इजी वाला है, डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है। दूसरा डी से था डिस्प्यूट सॉल्व करने में हेल्प करता है इन केस ऑफ आर्बिट्रेशंस। ABCDEF एरर या फ्रॉड डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। जिसे गवर्नमेंट को टैक्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और H नहीं है, इंश्योरेंस क्लेम लेने में हेल्प करता है, राइट गाइस? अरे क्या बात है। स्कोप DME ऑफ CA। ठीक है, पहले डी से था, देखो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या था? हमको डिस्क्लोजर्स चेक करना पड़ेगा। M से मैनेजमेंट का, हाँ, जजमेंट्स एस्टिमेट्स चेक करना पड़ेगा। ओके, ये ए को लिख देना एक्सीडेंट पॉइंट, ये बच्चे भूल जाते हैं। क्यों? इसमें भी इंफॉर्मेशन ही है फाइनेंस स्टेटमेंट में, लेकिन उसके अंदर क्या था? क्या ये रिलायबल है या नहीं है? दूसरा पॉइंट क्या था? क्वालिटेटिव है कि नहीं, बस इन दोनों को अंडरलाइन करना, ये एक्सीडेंट पॉइंट है। क्योंकि एक्सीडेंट पॉइंट मतलब क्यों है? यहाँ पे भी आया ना, इन्फॉर्मेशन इन ट्रू एंड फेयर व्यू, बच्चे कई बार वही लिख देते हैं, हालांकि बहुत गलत नहीं है वो भी। ठीक है, ए से था अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करने के लिए, इवैल्यूएट करना है। हाँ, डी भी एक्सीडेंट पॉइंट ही, वैसे डिजाइन करना पड़ेगा आपको। और प्रोसेस देखा, अब मैंने बहुत याद है, वरना याद नहीं आ रहा था ना।
और सी से नया पॉइंट था कवर ऑल एस्पेक्ट, कवर यार, चलो कोई गल नहीं। क्या क्या स्कोप के अंदर कवर नहीं होता गाइस, ये याद हो गया अभी। जो कंपिटेंस के आउटसाइड है ना, जो कंपिटेंस से आउटसाइड है। जैसे डॉक्यूमेंट्स के ऑथेंटिकेशन के बारे में, बहुत बढ़िया, जम रहा है जम रहा है जम रहा है। और ये आए क्या था, इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का इट्स अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन फॉर स्पेशल पर्पस, क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं फॉर सम स्पेशल पर्पस। बाय द वे गाइस, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि थोड़ा सा ना ये जनरल बातें थी आज बहुत सारी, ठीक है, जो बहुत बोरिंग हो सकता था शायद कल के लेक्चर कंपेयर में, आज थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा आप लोग को, बट फिर भी ये जनरल पॉइंट सारे हम लोगों ने डील कर लिए। ओके एवरीवन, आप सभी लोगों के लिए असाइनमेंट है, आपको वो सारे क्या करना है, ट्रू और फॉल्स लिखने, किससे, पेंसिल से। मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे दूं, हिंट ये है, सही है तो सही क्यों है, इलाबरेट, और गलत है तो सही क्या है। सही है तो सही क्यों है, और गलत है तो सही क्या है, ये लिखने का तरीका होता है करेक्ट इनकरेक्ट। ओके, नंबर 1। नंबर 2, जहां एसेस अप्लीकेबल है ऐसे लिखना, जहां सेक्शंस अप्लीकेबल है सेक्शंस लिखना, अगर है तो कोई, अभी तक तो नहीं आया कोई भी, ठीक है। और मैक्सिमम 2-3 सेंटेंस, इसके ऊपर जाना ही चाहिए, दुनिया हिल जाए, 3 सेंटेंस के ऊपर जाना नहीं चाहिए आपका आंसर। अगर मल्टीपल पॉइंट्स भी आ रहे हैं तो थर्ड वो एक सेंटेंस के अंदर कॉमा कॉमा करके लिख दो, बट करेक्ट इनकरेक्ट में हम 2-3 सेंटेंस के ऊपर नहीं लिखते गाइस। ओके, नहीं आंसर लिखना है ना, आंसर सिर्फ करेक्ट इनकरेक्ट में तो मार्क ही नहीं मिलेंगे, चाहे आपका सही भी हो। इनफैक्ट सुन लो, करेक्ट इनकरेक्ट भी आपने सही लिखा है बट आपका रीजन गलत है तो भी मार्क नहीं मिल रहा आपको। ये नहीं, ये बचपन बचपन के आंसर से तुम्हारे यहां नहीं काम आता है। एक सेकंड, किसका ये वाला, चलो किसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्यारे बच्चों, दिस वाज लेक्चर नंबर 2। आई होप सभी को मजा आया हो इस लेक्चर में, ठीक है। वैसे तो ये रेगुलर बैच का लेक्चर है, लेकिन यूट्यूब पे भी हम कुछ डेमो लेक्चर्स लाइव डाल रहे हैं। अगर आप लोग को लेक्चर्स मेरे पसंद आ रहे हैं, मजा आ रहा है, तो आप भी इस अमेजिंग बैच का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको क्या करना है, फोन उठाना है और कॉल करना है या मैसेज करना है मेरे ऑफिस के नंबर पर, दैट इज 9209023458। ओके, ठीक है। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा लेक्चर्स देख के। गाइस 3-4 लेक्चर्स में डालने वाला हूँ यूट्यूब पे, बट उसके बाद में, ठीक है, हम लोग आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, मतलब बैच को परचेस करना पड़ेगा। ओके, बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू। कल मैं अपलोड करूंगा लेक्चर नंबर 3। बाय बाय, टाटा, सायोनारा।